तो देखो भाई, क्लास 10th पहला क्वेश्चन आपको क्या नहीं समझ में आया था ये बताइए पहले तो। फर्स्ट इक्वेशन क्यों, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी 40 डिग्री देन ओ ए बी इज इक्वल टू व्हाट। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होता है क्या? मेरे को पेन दे दो। ये पेन है आपका? यस सर। ये है? यस। ओके। मैं एक फिगर पहले बना, आपका क्वेश्चन पढ़ दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन का फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, जो है मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी बट मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपका फिगर जो है ना आपने कुछ इसमें तोड़ मरोड़ कर दिया, इस वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। ये देखो, ये टेंजेंट खींच दिया, इधर एक टेंजेंट ये खींच दिया मैंने, ठीक है। ये इसका सेंटर है ओ। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, रेडियस परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें किया गया है आपके में कि इसको इस तरीके से मैच कर दिया गया है, समझ गए। और सेंटर ओ है, पॉइंट ये है, पी ये है, ए ये है, बी। आपसे ए पी बी ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री गिवन है, इसमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। अब ये 40 डिग्री गिवन है और आपसे पूछा क्या गया इसमें, एंगल ओ ए बी इक्वल टू व्हाट। तो ओ ए बी यानी ये पूछा है, ये टोटल तो 90 होता है लेकिन ये पूछा है। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? एक साइड ये, दो साइड, तीन साइड, ये चार साइड। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 180 डिग्री। 360। अपोजिट्स, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। सम ऑफ अपोजिट्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इट मींस दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए पी बी क्या है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये सब लिखना नहीं है क्योंकि ये तो 1 मार्क्स का है, ये तो आपको देख के पता चलना चाहिए। तो ये हो गया 40 डिग्री, सॉरी 180 माइनस 40, तो ये क्या होगा 140। यानी ये वाला एंगल कितने का आया, 140 का, ए ओ बी। लेकिन आपसे पूछा ओ ए बी कितना है, तो ओ ए बी कितना है, क्या मतलब ओ ये बी। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी जो है क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, यही है ना। तो इसका मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, बिकॉज रेडियाई ऑफ ए सर्कल। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये वाला एंगल जो बना इसके पास और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी, दोनों एंगल इक्वल। तो अब लगा दो क्या, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम कि इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ बी हमें पता है कि 140 है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ बी ए, और इस ओ ए बी के जगह पे भी ओ बी ए लिख देता हूँ, ठीक है ना। या ओ ए, हमें ओ ए बी फाइंड करना है तो बात बराबर है, ओ ए बी ए या इसकी जगह पे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो 180 डिग्री, तो 140 प्लस ये 2 एंगल ओ बी ए लिख लो 180 डिग्री, या फिर 140 प्लस 2 एंगल ओ ए बी लिख लो, बराबर है क्योंकि, तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी इक्वल टू 40 डिग्री डिवाइड बाई 2।
इसका मतलब ये आ गया 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री आपका इसका एग्जैक्ट आंसर। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है। तो अब आई होप कि आपको शायद समझ में आ गया है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है आपका। सर इसमें बस फॉर्मूला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली हो गया क्वेश्चन। ये नहीं किया। ये नहीं किया नहीं है, हुआ नहीं किया नहीं सर। क्या नहीं। 2 dice are thrown simultaneously. The probability that the product of the number appearing on the dice is 7. कितने ऐसे नंबर है जिनका, पहले तो ये समझो कि 2 डाइस जब आप थ्रो करते हो तो होता क्या है। डाइस का मतलब पता है आपको अच्छे से, क्या होता है डाइस? डाइस जानते हो ना, ये डाइस जो लूडो वाला डाइस होता है, समझ गए? ये लूडो जिसमें 1 2 3 4 5, तो जब 2 डाइस आप एक बार थ्रो करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। एक डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है। एक पे 1 आया तो दूसरे पे 3 आया, एक पे 1 आया तो दूसरे पे 4 आया, एक पे 1 आया तो दूसरे पे 5 आ सकता है, एक पे 1 आया तो दूसरे पे 6 आ सकता है। इससे तो ज़्यादा आता नहीं है कि 1 से लेके 6 तक होती है। सिमिलरली ऐसी हो जाए कि एक में 2 आ रहा है, दूसरे पे 1 आए, क्या पता इस पे 2 आ रहा है तो इस पे 2 आ जाए, कुछ हमें पता नहीं है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि क्या आ रही है। तो इस पे अगर 2 आया तो इस पे 3 आ सकता है, इस पे अगर 2 आया तो इस पे 4 आ सकता है, इस पे 2 आया तो इस पे 5 आ सकता है, इस पे 2 आया तो ऐसे। तो जब ये पूरा ऐसे लिख के जाओगे ना तो टोटल हो जाएंगी, देखो 1 2 3 4 5 6। तो यानी जब 6 पे पहुंचोगे, ऐसी 3 का लिख लेना है आपको, ऐसी 4 का लिखना है। आ सकता है ना 4 पे भी एक, हमें नहीं पता। 5 पे भी 1 आ सकता है, 5 पे 2 आ सकता है, हो सकता है कि इस पे 6 आ जाए, एक पे 1 ही आए, एक पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। तो ऐसे जब करोगे तो लास्ट में आ जाएगा 6 और 6, यानी ये टोटल जब काउंट करोगे तो आएगा कितना? 36। यानी 36 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तब। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर से आपके क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अब इसमें से कौन सा नंबर का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 7 आएगा? 5 दूना 10 होता है। 2 प्लस प्रोडक्ट लिखा था भाई आपके क्वेश्चन में, सॉरी प्रोडक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। कोई बात नहीं, यहाँ से पहुंचो ना था। समझ में आया मेरे कहने का मतलब कि क्या? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। अब ये 7 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप किसी भी 7 तो इसमें होता नहीं कि 7 में 1 का मल्टीप्लाई करो। 6 होता तो हम कह देते कि 6 1 जा 6, 1 6 जा 6, बट यहाँ पे 7 है तो 7 के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। ऐड के लिए नहीं, प्रोडक्ट बोला गया क्या कि ऐसा कौन सा डाइस है जिसपे जो आए नंबर उसका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0। इसमें क्या ऑप्शन है आपके पेपर में? 0। देखो 0 ऑप्शन। सर। समझ में आया? नेक्स्ट आगे चले। चलो आगे देखते हैं आपके पेपर का ये क्वेश्चन। ये हो गया? नहीं किया सर अभी। नहीं किया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फाउंड बाय द पॉइंट 0 0 2 0 0 3 आर। तो अगला पॉइंट क्या होगा ये आपको बता दें। क्या है ये? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल कैसा होता है? अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो इस तरीके से ये 4 हो गया, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। तो मेरे कहने का मतलब कि कहीं पे भी मैं देखो 0 0 तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया ना 0 0। अब उसके बाद है 2 0। तो 2 0 का मतलब क्या? ये पहला वाला किसके होता है? x का होता है। दूसरा वाला किसका होता है? y का होता है। तो x पे 2 है और y पे है 0। तो x पे 2 और y पे 0, मैं यही वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। एक है 0,3, यानी x पे तो है 0 और y पे कितना है? 3। तो y पे 3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अगला पॉइंट, अब रेक्टेंगल है तो इधर ही बनाओगे ना आप। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई? ये 2 था और ये क्या था? 3। तो ये कॉमा हो जाएगा 2,3। तो ये आपका 2 और 3 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, 2 टू द पावर x प्लस वाई। ये 6 क्लास का क्वेश्चन है। मेरे पास अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 6 क्लास का क्वेश्चन है ये, मेरे लिए ये 10th क्लास का क्वेश्चन ही नहीं है। अंडर रूट 8, देन आपको फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बताओ ये क्वेश्चन इतना इजी है, क्यों नहीं कर पाए आप, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। देखो 2x प्लस वाई है, आपको जहां भी डाउट होगा मेरे को बोल देना, ठीक है। इक्वल टू, ओ सॉरी इक्वल नहीं है ना, इक्वल ही है, ओ इक्वल ही है। देख लेते हैं सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वल का ही साइन है और 2 है और x माइनस का y भी है और इक्वल का ही साइन है और अंडर रूट 8 है। तो पहले तो मैं इस पे आता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x है और इंटू 2 की पावर मैं y लिख सकता हूँ, ठीक है। एक रूल होता है, क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे यहीं पे बता दूँ। रूल ये कहता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको बोलते हैं पावर। यूट्यूब पे एक वीडियो है मेरी, ठीक है, सर्च एंड इंडिसेस का, जाना पूरे 1 घंटे की वीडियो है, वो पूरा देखना, पूरे रूल्स पढ़ाया हुआ है इसी के अच्छे से पढ़ाया, एक एक चीज पढ़ाया। यूट्यूब पे पूरी वीडियो डाली हुई है, तो पहले वो जाके देखो, ठीक है। और हैंडल आपको पता ही है क्या है, नाम पूरा लिखना है, धीरज कुमार @1027। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगी। ये फॉर्मूला वैसे भी यहाँ भी बता दिया कि बेस है पावर, तो पावर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं, तो पावर ये हो गया ऐड, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया। ऐसे जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि 2 की पावर x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पे डिवाइड आएगा, डिवाइड 2 की पावर y। और अंडर रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 गुना 2 गुना 2। और यहाँ पे कौन सा वाला रूल फॉलो किया, एक दूसरा रूल सीख लो कि a की पावर m हो और जब डिवाइड हो a की पावर n। a से मतलब है कि बेस सेम होना चाहिए, 2 की जगह पे 3 हो 4 हो, मतलब सेम होना चाहिए, इसको बेस है और ये पावर है। तो क्या होता है ऐसे केस में कि ये घट जाता है, पावर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से जाके देखना है, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है। और यही रूल होता है, अच्छे से नहीं भी देखोगे तो यहाँ भी समझ के आप कर सकते हो, बट आप यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देख लो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y था, बराबर है ये क्या, 2 की पावर x है और यहाँ पे बटे में है 2 की पावर y, और ये यहाँ से 2 बाहर और अंडर रूट का 2। ये बात समझ में आए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपके क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, अगर प्लस का होता, ये इक्वल की जगह पे प्लस होता, माइनस होता, तो हम कुछ सॉल्व करके कोशिश करते। अब इसमें मैं क्या कोशिश करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू है, यहाँ पे ये इसको इक्वल है, ये प्लस माइनस है नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ। अगर ये माइनस होता प्लस होता तो हम दोनों की इनको कैलकुलेट करते, कुछ कॉमन ले लेता, मैं 2 की पावर x कॉमन लेके सॉल्व कर लेता। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ इक्वल का साइन है, तो इक्वल का मतलब कि इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है, यही है ना। तो इस अगर ये इसके बराबर है तो इसके बराबर होने में क्या कुछ मिल रहा है, कुछ भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये चीज अगर इसके बराबर है तो हम इसको आगे मैं क्या सॉल्व करूं, होगा कुछ सॉल्व। ये चीज इसके अगर मैं बराबर भी कर देता हूं तो ये 2 की पावर अगर x प्लस वाई था और ये अंडर 2 रूट का 2 है, तो ये 2 के फॉर्म, पावर के फॉर्म में इसको मैं कैसे, अगर 2 की पावर के फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो एक चीज मैं लिख सकता हूं, वो भी मैं बता देता हूं क्या। इसको मैं फिर से कन्वर्ट कर देता हूं कि 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल, मतलब दोनों को ऐड पहले वाले फॉर्म में, और अंडर रूट 8 को ऐसा लिख दिया ना अभी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इसका वाला पावर, और इसको लिखूंगा 2 की पावर 1/2। समझ में आया अंडर रूट का मतलब। तो अगर मैं देखो ये एक और ये आधा, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 प्लस 1/2। ये कौन सा वाला रूल, ये वाला। इसको जोड़ दो तो ये हो गया 2 की पावर 2 1 जा 2, 2 और 1 3/2। समझ में आया। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई बराबर हुआ 3/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये चीज क्लियर हुआ।
सिमिलरली जब इसके बराबर ये करोगे तो ये था कि 2 की पावर x माइनस वाई था और बराबर है अंडर रूट का 8। अंडर रूट के 8 को जब तोड़ोगे तो 8 की पावर 1/2 और 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हो कि 2 की पावर 3/2, 3 1 जा 3/2। ये रूल्स हैं सारे, ठीक है। मैंने अलग से तो देखो ये बेस दोनों बराबर, तो पावर पावर बराबर, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3/2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो x प्लस वाई बराबर है 3/2 और x माइनस वाई बराबर है 3/2। इसको मैं जब ऐड करूंगा तो ये इससे कैंसिल, x और x क्या हो गया 2x हो जाएगा, बराबर का ये 3/2 प्लस 3/2 दो बार है, जोड़ दो तो एलसीएम आएगा अभी 2 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो 2 से 2 3 जा 6 यानी 3 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, समझ में आया कैसे हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखो जब x प्लस वाई बराबर था 3/2 और जब x की ही वैल्यू 3 है ना, 3 x की वैल्यू कितनी है केवल 3 है। सर यहाँ भी 2। अच्छा ये 3/2 तो 3/2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो y की वैल्यू 3/2 माइनस 3/2, तो y की वैल्यू हो गई जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? आपके ऑप्शन में था, देख लो 0 है ऑप्शन में क्या, ये आंसर इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर ये फॉर्मूले कैसे, क्वेश्चन नंबर 7, कोड कैसे करेंगे? ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A sphere of diameter 18 centimeter is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 centimeter, partially filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level raised by what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ में आया कि नहीं आया? क्या है क्वेश्चन का मतलब? स्फीयर का डायमीटर, एक स्फीयर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल विजल, डायमीटर उसका 36 है, पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। ये डायमीटर था, इसमें क्या था पानी भरा हुआ था। तो पहले तो एक आपके पास क्या है बेसिकली कि ये है एक फिगर, उसके ऊपर, ठीक है। इसका जो डायमीटर है ना ये है 36 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर अभी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही था, क्वेश्चन में ये था कि 36 डायमीटर, और ये क्या है कि पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, इसमें यानी यहाँ तक मान लिया कि पानी भरा हुआ है, यहीं तक मानता हूँ कि पानी भरा हुआ। क्वेश्चन में था कि एक स्फीयर था जिसका डायमीटर 18 था, इसमें एक डायमीटर को डाला, एक गोले को डाल दिया। जब हम डालेंगे, कहानी सुनी होगी बचपन में, कौवे ने कंकड़ डाला और पानी ऊपर आ गया, कौवा पी के भाग गया, वही वाला सीन है। जब इसमें डालोगे तो पानी का लेवल ऊपर आए। तो इसका स्फीयर का डायमीटर कितना था 18, यानी यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना था 18 था। तो आपसे पूछा कि इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड द वाटर लेवल राइज बाय, तो वाटर लेवल कितना ऊपर उठेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, कितना सेंटीमीटर वाटर का लेवल उठेगा ऊपर। तो लॉजिक इसमें ये होता है कि ये जितना भारी होगा, जितना ये नीचे गया उतना ही पानी ऊपर आया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी हाइट क्या है, 36 तो डायमीटर है भाई, इसका कुछ ना कुछ हाइट तो होगा। मान लो कि h हाइट है टोटल, कैपिटल H मान लो कि इसकी हाइट कितनी है h है। तो यहाँ पे किसकी हाइट माने h मानी है, सिलेंडर की हाइट h है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, और इसका डायमीटर कितना था 36 था, तो इसका रेडियस क्या हो गया 36 डिवाइड बाई 2 यानी 18 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इसका पाई आर, इस आर का मतलब 18 इंटू एच कैपिटल H मैंने ले लिया, इतना तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यानी पानी का इसमें कब, जब ये पूरा भरा होता तब, लेकिन पानी तो इसमें आधा ही है, पूरा नहीं है। और ये बताया जब इस गोले को डालोगे उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो गोले को वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई और r इसका क्या है क्योंकि ये 18 है इसकी डायमीटर, तो जब 18 इसकी डायमीटर 18 है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 18/2 इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 3 जा 9। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू इसको 22/7 सिर्फ पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू ये रख दिया, ठीक है। यानी इतना वॉल्यूम यहां से ऊपर पानी उठेगा, समझ में आ रहा है? इतना ही क्या होगा ऊपर की तरफ वाटर लेवल उठेगा। अब वाटर लेवल तो ऐसे उठेगा ना, तो हम देख लेंगे कि कोई अगर इतना हाइट था तो वॉल्यूम ये, तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि जितना इतना वॉल्यूम के बराबर वो पानी क्या होगा उठेगा, तो इसके इक्वल यानी ये जब सॉल्व करोगे जो भी आएगा, यानी 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 22/7 ये किसके बराबर होगा, ये होगा पाई r² इंटू एच, इतना हाइट के, स्मॉल एच लिया मैंने, तो देखो 4 ये हुआ, ठीक है, इंटू ये 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जल्द ये पाई था, पाई भी 22/7, बाद में ये कट जाएगा। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था 36 यानी 18, तो 18 इंटू 18 हाइट हमें फाइंड करना है, जितना ये हाइट जितना इसी के बराबर तो पानी ऊपर उठा तो वही हाइट है, ठीक है। तो 22/7 से कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये 4 है तो 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? या तो ऐसे कर लो ना डायरेक्ट, हाइट इक्वल टू 4 यानी 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइड कर दो 18 इंटू 18 इंटू 18 से क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया 9 से। तो देखो ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, 4 को 2 इंटू 2 तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी ये पूरा 18 से कट गया, ये भी कट गया, तो h इक्वल टू 3 आंसर। क्या आपके पास ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट है। बताओ कहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में है कोई दिक्कत तो बताओ, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, है कोई डाउट? इसका सर ये देखो यहाँ मैंने सॉर्ट किया, क्या सॉर्ट किया कि इसको 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता था, तो 1 9 दूना 18 मिल गया तो 1 18 कट गया, और 1 2 से 1 9 मिल गया तो 9 दूना 18 1 कट गया, बात बराबर है। ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है, 3 बच गया, 3 आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ। नो सर, अगला क्वेश्चन बताओ। इसी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो सबसे पहले कार्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कार्ड के बारे में नॉलेज है, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने क्या ये पता है? नहीं, तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं, और एक ही ब्लैक फेस कार्ड पूछा है तो कितने होते हैं ये बताओ पहले तो। 26 कार्ड टोटल तो 52 होता है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे कैसे वो 52 बनता है? 26 रेड 13 सबके, 4 सबके, हो गया 13 चौके 52, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। और उस 26 ब्लैक हो गया, 26 रेड हो गया, तो 26 में 13 होता है। फेस कार्ड के बारे में है तो फेस कार्ड कितने होंगे, 4 फेस ही होते हैं, यानी 2 ब्लैक का और 2 रेड का, व्हाइट का कहां से आ जाएगा? तो सबसे पहले इसका क्या है कि बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी बुक में है बेसिक, आप पहले ये मतलब इससे एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आएगा। जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने सबको बोलता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन तो जरूरी है कि आना ही आना, इसमें जरूर है कि आएगा, तो बस आपको पता होना चाहिए ना कि है क्या। तो सबसे पहले तो इसको ये पता करो कि सारा क्या कॉम्बिनेशन है, कितने कितने फेस कार्ड होते हैं, कि कौन सा कार्ड क्या क्या एस कार्ड किसको बोलते हैं, मतलब कार्ड्स के बारे में नॉलेज पहले लो, ठीक है। चलो पहले नॉलेज लो, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ।
फिर उसके बाद आगे आगे जो जो बोलोगे वो सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9। 9। तो 9 क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल टू, देन k की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। हाईएस्ट पावर 2। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये कि एक उसका फॉर्म क्या होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है कि ax² प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ये मानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू क्या था, 0 था, तो इसीलिए इसको गैप करके ये बना दिया। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब कि इस फॉर्म में ये जनरल फॉर्म है, बट ऐसा वाला भी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली इसका, सर एक बात पूछी थी, अगर हम bx को बाद में लिखे तो वो नहीं होगा ना? नहीं, हाँ होता है। ax² प्लस सी लिखा है प्लस bx लिखा है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर bx को पहले लिखा है, ax² को बाद में लिखा है, c को बाद, कुछ भी इस फॉर्म में होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, आप अरेंज कर लो। ठीक है, मैक्सिमम पावर जो क्या है वो 2 है, उसको क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये हुआ कि ax² है प्लस का bx है और प्लस का c इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है और उसको हम बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये डी। अब b² माइनस 4, देखो अब एक चीज और यहां पे सिखा देता हूं, जितने पावर उतने ही रूट। पावर 2 है तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे कितने रूट आएंगे, 2। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता, सपोज करो ये क्या होता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होता तो 3 तो ऐसे बनता ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है तुम्हें, 3। तो इसके रूट कितने होते, 3। मैक्सिमम या हाईएस्ट रूट इसके हो जाते 3। यानी यहाँ पे हम लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। समझ में आया? लेकिन ऐसे केस में जब पावर 2 है तो रूट कितने होंगे, 2, और वो हम क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसका जब हम ये रूट्स का सम लेंगे, यानी सम ऑफ रूट्स लेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, वो होता है c/a। ये फॉर्मूला, और सी क्या, a ये, b ये, c ये, यानी x का कोफिशिएंट हो गया b, x² का कोफिशिएंट a, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, वो क्या होता है, c। तो c। समझ में आया? तो ये होता है। अब आता है डी के पास। तो जब अगर b², पहला रूल हमारा कहता है कि जब d जो है, डी किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac के, यानी d अगर बड़ा आता है 0 से तो हैज रियल रूट। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि d अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हैज इक्वल, दोनों ये अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल रूट्स। ठीक है, और अगर ये d की वैल्यू 0 से छोटी है, माइनस में आ गया, तो हैज नो रूट। ये लो पेन दे दो भाई दूसरा मुझे। ठीक है, नो रूट। समझ में आया ये 3 चीज? ये पेन, मच्छर लग रहा है। मच्छर लग रहे, कोई बात नहीं। अब देखो मच्छर लगने तो क्या दिक्कत है, वो तो वीडियो से काट एडिट कर देंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। ये है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू 9 है यानी x² का कोफिशिएंट है, b इक्वल टू 6k है यानी x का कोफिशिएंट भी होता है, और जो नंबर है वो c है 4। तो हमें क्या निकालना है, d निकालना है, यानी b² माइनस 4ac पता करना है। तो d बराबर b² यानी 6k² माइनस 4a है 9 और c है 4। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि हैज इक्वल रूट। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है कि d की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो d के पास में 0 रख दिया तो हो जाएगा
6k स्क्वायर यानी 6k का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, समझ में आया, b स्क्वायर माइनस 4a और c। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये माइनस का है, इधर इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी ऐसे लिख लो इसको कि 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौके 16 या 4 गुना 4 गुना अभी 3 गुना 3 रख देते हैं, 9 को मैंने कर दिया 3 गुना 3, तो k स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3 तो पहले से था और बटे में आ गया 6, ये वाला 6। इधर अच्छा ये इस पूरे का स्क्वायर था भाई साहब, फिर से गलत कर दिया हमने, तो 6k का स्क्वायर था, ऐसे करके था, ठीक है, होल स्क्वायर था ना ये b का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि 6k इक्वल टू अंडर रूट का 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 6k इक्वल टू हो जाएगा, एक 4 बाहर निकाल लिया, एक यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया क्या कि 6k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू क्या 12 बाई 6, 6 2 जा 12, तो k की वैल्यू आ गई 2। अब देखो जब ये रूट हटा, ये स्क्वायर हटा के जब यहाँ पे रूट डाली थी तो ये प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों, तो प्लस माइनस, यानी जो एक k की वैल्यू हो गई, एक प्लस का 2 और दूसरा माइनस का 2, यानी मैंने बोला था जितनी पावर उतनी वैल्यू, यानी एक अल्फा की वैल्यू एक बीटा की वैल्यू, और दोनों बराबर भी है 2, समझ में आया ये। तो अब आपके हिसाब से इसमें जो आपका ऑप्शन था 2 और -2, देखो ये ऑप्शन 2 और -2, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर, समझ में आया। ये तो सिंपल सा है कि 1 + tan का फॉर्मूला है, ये कर दो। ये देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 2 डिस्टिंक्ट, तो ये फाइंड करो, सिमिलर है, ये इसी की तरह अभी बताया ना, ये फाइंड करो जल्दी से, लो।